हम लोग बात कर रहे थे मटेरियल ट्रांसफर नोट की। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान किसी एक विभाग को मिला और उसकी ज़रूरत किसी अन्य विभाग को है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि बिना स्टोर के माध्यम से ही वो सामान ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे विभाग को। ये ज़रूरी नहीं कि वो जाएगा स्टोर से कहेगा फिर वो सामान उसको दिलाएगा, वो ऐसा नहीं करता है। एक मटेरियल ट्रांसफ़र नोट लिख देता है, ठीक है, उसको भर देगा तो वो वाला सामान उस विभाग से उसको प्राप्त हो जाएगा, दूसरे विभाग जो चाहता है उसे प्राप्त होता है। देखिए इसमें भी देखिए जो ये पत्र है इसका एक प्रति ना स्टोर को भेजी जाती है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, अपने खाते में उसको मेंटेन कर ले, पता चल जाए कि कौन सा कहाँ जो सामान है वो कहाँ गया है, ठीक। अब भंडार खाता की बात करते हैं जिसको स्टोर लेजर भी कहा जाता है। भंडार खाता क्या है, एक तरह का ये अपने भंडार में कौन कौन सी कितनी मूल्य की वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका तथा कितना मूल्य की वस्तुएं उत्पादन में डिपार्टमेंट्स को जारी हुई हैं, इसका लेखा जोखा भंडार खाता से चलता है, स्टोर लेजर ही से कहा जाता है। स्टोर लेजर जो होता है बाद में आपको कभी ज़रूरत रहे तो स्टोर लेजर का जो है मिलान आप क्या कर सकते हैं, भंडार के अभिलेख पत्रकों के साथ कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड का आपने बात कहा था, याद है मैंने कहा था कि हमेशा भंडार रिकॉर्डिंग रखता है, रिकॉर्ड रखता है कितना सामान उसके पास है कितना सामान नहीं है, ठीक है। तो ये स्टोर लेजर की बात थी। अगला जो टॉपिक है वो परचेजिंग का टॉपिक है, ठीक है। परचेजिंग को बोला जाता है क्रय, ठीक है। क्रय मतलब खरीदना, सिंपल बात है। किसी भी उत्पादन में, किसी भी कंपनी में उत्पादन कार्य अगर हो रहा है तो उसमें जो रॉ मटेरियल है, संयंत्र है, संयंत्र का मतलब जो सिस्टम्स हैं, जो भी मतलब मशीन्स हैं, औजार हैं, उपकरण हैं और जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनका जो क्रय है वो आपको बाहर से खरीदने पड़ेंगे। हर चीज़ तो आप बनाएंगे नहीं, तो उनको खरीदने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि जो भी सामान आप खरीदते हैं उसमें पैसे लगते हैं, तो वित्त की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से ये कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और खरीदना एक कला होता है, ठीक है। किसी चीज़ को खरीदने के लिए हर आदमी के अंदर खरीदने की कला नहीं होती, तो इस बात का भी ध्यान देना होता है कि जो खरीद रहा है किसी कंपनी में उसके अंदर ये कला होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारा सामान खरीदा जाता है, तो अगर आप घाटे का सौदा करेंगे तो कंपनी का नुकसान होगा। तो इसलिए ये काम जो है बहुत ही ऐसे इंसान से कराना होता है जिसको बाज़ारों का में क्या भाव है, उसके अलावा उसके पास अनुभव रहे कि बहुत सारा सामान खरीदने का उसको अनुभव रहे, उसको टेक्निकल नॉलेज भी रहे। मतलब ये है कि पता लगा उसको पता ही नहीं है कि जो सामान खरीदे उसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर व्यापार कुशलता होनी चाहिए, मतलब ये है कि उसको खरीदने का लंबा चौड़ा अनुभव होना चाहिए। तो वो होता क्या है, ये खरीद का काम तो ज़रूरी है, हमको तो खरीदना है ही। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट करता क्या है, इन्हीं खरीदों से जुड़े सभी चीज़ों को देख रेख करता है। लेकिन कुछ छोटे, मान लो अगर छोटे इंडस्ट्रीज हैं तो उनमें क्या होता है कि जो स्वामी हैं वही खरीद का काम करता है। अब एक और बात जान लें, जो क्रय विभाग हमने बनाया है उसके कुछ दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, ठीक है। जैसे कम से कम कीमत में खरीदना होता है और उच्च गुणवत्ता का माल खरीदना, ये इनका काम है। उसके बाद खरीदने के बाद सुचारू रूप से इसको संग्रह करना, मतलब स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद इसकी सेफ प्लेसिंग, मतलब सुरक्षित इसको रखवाना, ये सारा काम किसका होता है, क्रय विभाग का होता है। तो आप देखें,
जो भी क्रय करेगा क्रय विभाग, ये तो समझ में आ गया कि कम से कम मूल्य पे उच्च गुणवत्ता का। उसके अलावा क्या, उसके अलावा उसको संग्रह करना और उसको सुरक्षित रखना, ये भी इसका काम है। अब वही सामान क्रय विभाग खरीदता है जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको खरीदने का काम नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, तो कितनी मात्रा में खरीदना है कोई सामान, ठीक, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, क्रय विभाग की होती है। क्रय विभाग खरीदने के बाद क्या करता है, उसकी चेकिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है, तो इसका भी दारोमदार किसके ऊपर है, क्रय विभाग, जिसको परचेज डिपार्टमेंट कहा जाता है, उसके ऊपर है। अब क्रय विभाग क्या करता है ना, जो भी उसके विश्वास पात्र स्टॉकिस्ट हैं, स्टॉकिस्ट का मतलब जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो सामान सप्लाई करते हैं, तो उनसे क्या करता है, भाव के बारे में वो पूछता रहता है समय समय पे। तो भाव पता करने का काम भी क्रय विभाग का है, ठीक है। मार्केट रिसर्च करता है क्रय विभाग, ताकि कम से कम दाम पे आपको उसको क्या हो, चीज़ें पता चल सकें, ठीक है, ताकि क्या हो, आपकी टोटल कॉस्ट में कमी आए, कम से कम पैसा खर्च हो। तो ये काम भी परचेज डिपार्टमेंट का है। बाद में अब देखिए, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं परचेज डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब परचेज ऑफिसर होता है हर परचेज डिपार्टमेंट में, जिसकी निगरानी में परचेज डिपार्टमेंट का हर एक काम हो रहा होता है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं परचेज ऑफिसर की, उसको देखें। तो परचेज डिपार्टमेंट में जितनी भी मैनेजमेंट का काम है या फिर सुचारू व्यवस्था का कार्य है, उस सारा कार्य परचेस ऑफिसर का होता है, ठीक है। अब विभिन्न विभागों में क्या होता है कि मांग होती है पदार्थों की, ये सामान चाहिए, ये सामान, तो उनको समय पे उनकी मांग पूर्ति हो सके, ये भी परचेस ऑफिसर का ही काम होता है, ठीक। उसके बाद यही एक काम और है कि जो न्यूनतम क्रय मूल्य है, उस उन न्यूनतम मूल्यों पर क्रय करने का काम, ताकि कंपनी का जो धन है वो अत्यधिक बचे, ये भी ड्यूटी होती है परचेज ऑफिसर की है। देखिए, वो परचेज ऑफिसर टेक्निकली बहुत साउंड होता है, मतलब हर चीज़ का टेक्निकल नॉलेज उसके पास होता है, तो वो टेक्निकल क्या करता है, एडवाइस देने के काम करता है, ठीक है, ताकि जो चुनाव हो या फिर जो क्रय हो रहा है, खरीदारी हो रही है पदार्थ की, वो उच्च गुणवत्ता की हो पाए। चले, जो क्रय का अधिकारी होता है उसके कुछ अधिकार, उनको भी देख लें। कहीं भी क्रय संबंधी काम हो रहा है तो वहाँ कंपनी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सीधा सा बात है, क्रय अधिकारी ही करेगा। क्रय अधिकारी परचेज बजट भी तैयार करता है, ताकि जिसका फायदा क्या होता है, वार्षिक पूंजी निर्धारित करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो क्रय ऑफिसर है, जिसको हम लोग परचेज ऑफिसर भी कहते हैं, वो बहुत सारे कंपनियों के सेल्स एजेंट से बात करता है, उनका इंटरव्यू लेता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करने का काम, ठीक है, ये भी अधिकार है कि आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आप हमको सप्लाई करेंगे माल, ये सारे काम अधिकारी के ही हैं। और ये सारे अधिकार भी हैं उसके पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर सकता है किसी भी सेल एजेंट की किसी कंपनी के साथ, ठीक है। जो डिपार्टमेंट के साथ इश्यूज हैं, ठीक है, तो उनको भी क्लियर करने का काम, स्पेशली से क्रय को लेकर, परचेज को लेकर के, ठीक है, और डिलीवरी को लेकर के, तो वो परचेज ऑफिसर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कहें ये भी अधिकार है।
अब जो क्रय अधिकारी उसके कुछ गुण हैं, ठीक, गुण नीचे लिखे हुए हैं कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। अनुभव बहुत अधिक होना चाहिए, वो बाजारों के मूल्य के भावों को समझने वाला होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान उसके अंतर्गत होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, वित्त व्यवस्था का और अर्थशास्त्र का उसको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, टैक्स संबंधी नियमों को जानना होता है उसको, गवर्नमेंट के स्कीम्स को भी उसको समझना होता है। और सबसे बड़ी बात है जो परचेज डिपार्टमेंट, उसके पास बहुत पैसा आता है, तो वो क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए और योग्य होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये सब क्रय अधिकारी के गुण हैं। हमें नहीं लगता कि सब बहुत समझाने की जरूरत है, ठीक है। अगला जो है प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग की बात करते हैं। अब देखो हर उद्योग के हिसाब से, ठीक है, अब ये बात किसी उद्योग पर डिपेंड करती, किसी बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कितना सामान खरीदना है, उसकी क्या नेचर है, ये सारी बातें इस पर निर्भर करेंगी कि हमारा जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो कैसा है, ठीक है। अब कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता है कि इसी प्रकार से आप क्रय करेंगे, या निश्चित पद्धति नहीं होती, लेकिन होता क्या है, कुछ जनरल पद्धतियां होती हैं, इनको यहाँ दर्शाया गया एक एक करके। देखिए 4 निम्न स्टेप होते हैं परचेजिंग में। जैसे पहला स्टेप होता है मांग का, दूसरा देखिएगा लिखा हुआ है भाव निमंत्रण का, ठीक, तीसरा होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, और जो चौथा होता है वो होता है परचेज ऑर्डर का, जिसमें क्रय आज्ञा पत्र करते हैं। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में देखेंगे। अभी जो है हम लोग ध्यान देते हैं किसके बारे में, मांग या रिक्विजिशन के बारे में, ठीक। देखो जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का, वो उत्पादन में खर्च होने वाले जितने भी सामान हैं उनकी सूची बनाता है। सबसे पहला काम उसी की है। उसके बाद सूची में ये मेंशन रहता है कि कितना चाहिए और कितने क्वालिटी का सामान चाहिए। उसके बाद क्या करता है ना कि वो उस सूची को भेज देता है स्टोर डिपार्टमेंट के पास। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसके पास जितना सामान रहता है उतना वो बता देता, और जितना अधिक क्यों ये बता देता, क्योंकि जो है उसको तो और ऑर्डर करेंगे नहीं। मान लीजिए जो सामान सफिशिएंट है उसको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो कम है तो उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, जब उसके पास कितना सामान है भंडार के पास वो बता देता है, तो वापस कर देता है क्रय विभाग को कि इतना सामान मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, क्रय जो भंडार विभाग है वो ये भी तय करता है कि हर विभाग को कितने कितने सामानों की आवश्यकता है और उत्पादन काम में कौन कौन से सामान, उनकी सूची भंडार विभाग तैयार करके फिर से क्रय विभाग को भेज देता है, ठीक है। कुछ और भी विभाग हैं, ठीक है, जो अपना सामान की सूची, जैसे विषय मेंटेनेंस है, मशीन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब अपनी अपनी सूची भंडार विभाग को भेज देते हैं। भंडार विभाग क्या करता है, उसको उठा करके क्रय विभाग को भेज देता है। तो जो भंडार विभाग है या कोई भी विभाग है वो अपने सामानों की मांग करता है, तो एक पत्र होता है जिसके थ्रू वो मांग करता है, ठीक है। मांग के हिसाब से ही आपकी परचेजिंग होती है। खरीदारी कैसी होगी, जैसी की मांग रहेगी, बेवजह की खरीदारी नहीं होता है। होता क्या है कि जितने भी विभाग होते हैं किसी इंडस्ट्री में, सबके पास अपना रिक्विजिशन बुक होता है, जिसे मांग पुस्तिका भी कहा जाता है। वो अपने पदार्थों की सूची जो है भर करके भंडार को भेजता है। उसके बाद भंडार उसको क्या कर देता है, क्रय विभाग को भेज देता है। अब देखो जो रिक्विजिशन नोट है या बुक कहते हैं, उसमें जो वो मांग पत्र होता है उसकी 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। पहला प्रति जो है जो मांग करने वाला विभाग है उसी के पास रह जाता है, बाकी 2 प्रतियां वो क्या कर देता है, परचेज डिपार्टमेंट को भेज देता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो सामान की सप्लाई के लिए, ठीक है, जो भी सूचना है अंकित कर देता है, वो जो पत्र आया था मांग वाले उसमें, ठीक है, वापस करके वो मांगकर्ता विभाग को भेज देता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो तीसरी प्रति बचती है, 2 प्रति तो वापस आ गई मांगकर्ता भी, 1 प्रति वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद क्या करता है, वो सारे लोग को बोल देता है कि आपका जो सामान है वो निश्चित समय पर पहुंच जाएगा आपके डिपार्टमेंट पे। और जो वो पर्ची भेजता है उस पर आवश्यक सूचनाओं में देखिए क्या क्या रहता है, वो सप्लायर का नाम लिखा रहता है, कब तक आ जाएगा इसकी दिनांक मेंशन रहता है, पता भी लिखा रहता है, ताकि कोई दिक्कत हो तो वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट बात कर सके उस सप्लायर से। ये फॉर्मेट है मांग पत्र का, देख लीजिए जरा इसे। इसमें तारीख है, तारीख संख्या है, क्रम संख्या, नाम तथा व्याख्या, मात्रा विशेष, ये सब लिखा हुआ रहता है। भंडार में उपलब्ध मात्रा भी लिखा रहता है, अधिकतम मात्रा न्यूनतम मात्रा भी ये मिलेगा, ये सब भंडार से मिलता है, ठीक है। भंडार के बाद से ये पत्र चूंकि कहाँ जाता है, क्रय विभाग से। क्रय विभाग इसको क्या करता है, दिनांक, फर्म जो पूरा कर रहा है ये सब भर भर के 1 प्रति वापस कर देता है, ताकि जो डिपार्टमेंट, जो मांग करता विभाग है, ठीक है, जो मांग कर रहा है, ठीक है, रिक्विजिशन डिपार्टमेंट है, उसको पता रहे कि किस सप्लायर से आ रहा, कब तक आ जाएगा, ठीक है, ताकि कोई भी कैजुअलिटीज के टाइम में वो पता कर देगा। अब अगला जो है वो है कोटेशन इमिटेशन के बारे में, ठीक है। कोटेशन इमिटेशन को हिंदी में बोलते हैं निविदा या भाव निमंत्रण, ठीक। देखिए, जो भी क्रय विभाग है, अब उसको सामान खरीदना है तो उसको क्या चाहिए, भाव पता होना चाहिए बाजार का। तो उसके लिए क्या करता है कि 2-3 तरीके हैं। अगर उसको पहले से कुछ सप्लायर्स का नाम पता है तो उनसे क्या करता है कि आप हमको कोटेशन भेज दीजिए। कोटेशन का मतलब होता है भाव को भेज दीजिए, भाव निमंत्रण कहा जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कोटेशन का इन्विटेशन मांगता है कि आप हम अपने अपने भाव हमें भेज दीजिए, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, या फिर अगर सप्लायर को पहले से नहीं जानता है तो वो एक तरह की नोटिस निकाल देता है दैनिक समाचार पत्रों पे, या एक तरह का टेंडर दे देता है, ठीक है, जिसको सार्वजनिक निविदा भी कहा जाता है, ठीक। तो अब देखो, टेंडर देने का तरीका 2-3 हो सकता है, या तो वो पब्लिक टेंडर दे दे। पब्लिक टेंडर का मतलब है कि किसी अखबार में निकलवा दे कि हमको इतने सामान की जरूरी है, आप लोग सारे लोग जो भी इसको पढ़ रहे हैं वो अपने अपने कोटेशन क्या करें, हमें भेजें, ठीक। या फिर वो क्या करता है, कुछ गिने चुने लोगों को ही क्या करता है, पत्रों के माध्यम से और माध्यम से क्या करता है, भेज देता है। या शॉर्ट टेंडर नोटिस भी क्या करता है, शॉर्ट टेंडर नोटिस जारी कर देता है। शॉर्ट टेंडर नोटिस जनरली वहाँ जारी होता है जहाँ सामान बहुत जल्दी चाहिए होता है, ठीक है। अब देखिए, आप कोटेशन मांग रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पदार्थ को बताना पड़ेगा ना कि हम इस चीज़ के लिए इतनी क्वांटिटी में, ये लेवल है हमारी क्वालिटी का, तो ये सब बातें उसको बताएंगे तभी तो वो भाव बता पाएगा। भाव तो ऐसे पता चलेगा नहीं कि हाँ चाहे 1 खरीदो चाहे 100, ये सबका भाव 1 ही रुपये लगे, ऐसे तो होता नहीं है। तो जो भी डिपार्टमेंट है, कौन सा, क्रय वाला, वो क्या करता है, बहुत सी चीज़ें मेंशन करके भेजता है, ठीक है। एक पत्र होता है, उस पर क्या क्या चीज़ मेंशन करता है, जैसे क्वांटिटी मेजर कर मेंशन कर देगा। देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइन से लिखा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें वो क्या करता है, उनसे मांगता है, किनसे, जो भी सप्लायर है उनसे कहता है, ठीक। जैसे कहेगा कि क्वांटिटी हमें इतना चाहिए, इतने साइज का चाहिए, इतने क्वालिटी का चाहिए, इतने स्टैंडर्ड का चाहिए, इस कंपनी के निर्माता की चाहिए, मतलब निर्माण करता ये वाला होना चाहिए, जैसे हमको शूज चाहिए, वुडलैंड का चाहिए, समझ रहे हो। और आप हमको सैंपल भेजेंगे, उस हिसाब से हम अप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले भेज दें, पहले आप सैंपल भेजेंगे तो ये बात भी लिखी होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू सैंपल अप्रूवल, मतलब नमूने के आधार पर स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि पीरियड ऑफ डिलीवरी आपको इतने समय में हमको चाहिए,
इतने टाइम में मिल जाना चाहिए। टर्म्स और कंडीशन लिखने पड़ते कि हमको इतने, हमारी जो टर्म कंडीशन है वो यही है, जिसको क्रय संबंधी शर्तें भी कहा जाता है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कोटेशन भी लिखा होना चाहिए। अर्थ ये है कि आपको तारीख भी मेंशन करना पड़ता है कि इस तारीख से पहले आप अपना कोटेशन भेज दो, उसके बाद अगर आप भेजेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। अब इसके लिए क्या होता है कि जो भी सप्लायर है उनको कुछ वक्त दिया जाता है ताकि वो क्या करे, उतनी मात्रा उतनी किस्म का क्या पता कर सके, बाजार में भाव पता कर सके। भाव के बाद जो भाव का क्या बताएं, भाव जो है अपना भेज सकें, इसके लिए उनको टाइम दिया जाता है। तो जनरली क्या होता है 10 से 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, डिपेंडिंग अपॉन टाइम वो भेज दिया जाता है, उतना टाइम दिया जाता है। ठीक है, लिखा भी होता है कि आप अगर इस तारीख के बाद हमको भाव देंगे, भाव क्या क्या है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात भी लिखी होती है। और अगला जो है वो दिन, समय तथा स्थान लिखा होता है कि कब कोटेशन खोले जाएंगे, ये सब बात भी भेजी जाती है। तो ये पूरा का पूरा अभी जो आपने पढ़ा कि कैसे रिकॉर्ड रखे जाते, सबसे पहले आपने पढ़ा। अब जो है परचेजिंग के बारे में पढ़ा, तो परचेजिंग के गुण के बारे में पढ़ा, परचेजिंग का प्रोसीजर के बारे में आपने देखा, जो आपने मांग के बारे में पढ़ा, मांग के बाद आपने निविदा के बारे में पढ़ा जिसको भाव निमंत्रण भी कहा जाता है। अब अगली क्लास में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और परचेज ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है क्रय आज्ञा पत्र, ठीक है, उसके बारे में आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब तुलना करना है। बहुत सारे सप्लायर आपको कोटेशन भेजे होते हैं, तो उनको एक एक करके तुलना करने का काम भी परचेज डिपार्टमेंट का होता है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे